नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून की गहराई में उतर रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मतलब आरटीआई एक्ट 2005। हम्म। हमारे पास जो जानकारी है वो इस कानून की बनावट, इसके अलग-अलग अध्याय और जो खास धाराएं हैं उन पर आधारित है। तो आज का अपना मकसद क्या है कि इस एक्ट के ढांचे को समझें, परत दर परत, इसके जो सबसे जरूरी हिस्से हैं उन्हें जानें और ये महसूस करें कि भाई ये कानून एक आम नागरिक के लिए इतनी अहमियत क्यों रखता है। तो पहला सवाल यही आता है कि आखिर इस कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी। सीधी सी बात है कि सरकारी कामकाज में क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या है, ये जानने का हक नागरिकों को मिले। इससे क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता आती है, प्रशासन की जवाबदेही तय होती है और ये कैसे एक आम इंसान को ताकत देता है सवाल पूछने की। इसी पर आज हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल। और ये जरूरत देखिए काफी समय से महसूस हो रही थी। अगर इस कानून की यात्रा देखें तो ये आरटीआई एक्ट 2005 15 जून 2005 को राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिली से और फिर 12 अक्टूबर 2005 से ये पूरे देश में लागू हो गया। हाँ, उस वक्त जम्मू कश्मीर की स्थिति अलग थी। यस। पर अब तो ये पूरे भारत पर लागू है। हाँ, और जैसा आपने कहा, लक्ष्य बिल्कुल साफ थे। सरकारी काम को शीशे की तरह साफ करना, नागरिकों को जानकारी पाने का एक प्रैक्टिकल कानूनी अधिकार देना, जो बाबू हैं, अफसर हैं, उनको जनता के प्रति जवाबदेह बनाना और इन सब के जरिए जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम कसना। असल में ये आप कह सकते हैं लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम था कि जनता सिर्फ वोट देके चुप ना हो जाए, सरकार के काम पर नजर भी रखे। ठीक है, तो चलिए अब इस कानून के पन्ने पलटते हैं जरा, देखते हैं इसकी बनावट कैसी है, कैसे इसको मतलब ऑर्गेनाइज किया गया है। स्रोत बताते हैं कि इस एक्ट में मोटे तौर पर 6 अध्याय हैं। कभी कभी वो जो शुरू का प्रारंभिक हिस्सा होता है उसको मिलाकर 7 भी गिन लेते हैं लोग। इसमें कुल 31 धाराएं हैं, सेक्शन 1 से लेकर 31 तक, और इसके साथ एक अनुसूची शेड्यूल भी जुड़ी हुई थी पहले। हाँ, वो अनुसूची, उसका क्या काम था? उसका लेना देना मुख्य सूचना आयुक्त और जो बाकी सूचना आयुक्त हैं उनके वेतन और सेवा की शर्तों से था। हालांकि उसमें बाद में बदलाव हुए हैं, अब वो शर्तें केंद्र सरकार तय करती है, पर जो मूल ढांचा है वो यही है, अध्याय, धाराएं और वो एक अनुसूची। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद इस कानून की जान है, अध्याय 2। ये सूचना के अधिकार और जो सरकारी संस्थाएं हैं मतलब सार्वजनिक प्राधिकरण, उनके दायित्वों के बारे में। इसमें धारा 3 से लेकर 11 तक हैं। शुरुआत धारा 3 से ही होती है ना? बिल्कुल, धारा 3 ही वो नींव है जिस पर ये पूरा कानून खड़ा है। ये साफ साफ कहती है कि हर नागरिक को सूचना पाने का अधिकार होगा। ये कोई रियायत नहीं है, ये एक हक है। बस यहीं से वो जो नागरिक सशक्तिकरण की बात है वो शुरू होती है। लेकिन सिर्फ अधिकार दे देना तो काफी नहीं है, अगर जानकारी पहले से ही मिल जाए तो। यहीं पर शायद धारा 4 आती है। हाँ बिल्कुल, धारा 4 जो है वो सरकारी विभागों और संस्थाओं पर कुछ जिम्मेदारियां डालती है। इसमें सबसे खास है सुओ मोटो प्रकटीकरण। सुओ मोटो मतलब विभागों को खुद ही बिना किसी के मांगे अपनी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। जैसे उनका स्ट्रक्चर क्या है, काम करने का तरीका क्या है, नियम कानून, योजनाएं, बजट, ये सब उन्हें सूचना पुस्तिकाएं बनाकर रखनी होंगी, वेबसाइट पर डालनी होंगी और उनको लगातार अपडेट भी करना होगा। ये बहुत जरूरी है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या आपको लगता है कि वाकई में विभाग इतनी आसानी से और पूरी जानकारी खुद से सामने रखते हैं? अक्सर तो यही देखने में आता है कि इसका पालन थोड़ा मतलब आधे अधूरे मन से होता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। धारा 4 का इरादा बहुत नेक है कि नागरिक को आरटीआई अर्जी लगाने की जरूरत ही कम पड़े, जानकारी पहले से मौजूद हो। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि कई विभाग इसे बोझ समझते हैं। जानकारी या तो अधूरी होती है या पुरानी या ऐसी भाषा में कि आम आदमी समझ ना पाए। तो ये जो प्रभावी सुओ मोटो प्रकटीकरण है, ये आज भी एक बड़ी चुनौती है। अगर ये ठीक से लागू हो जाए ना, तो आरटीआई आवेदनों की संख्या बहुत कम हो सकती है, सिस्टम पर दबाव भी घटेगा। सही बात है। कहती है कि हर सरकारी दफ्तर में लोक सूचना अधिकारी होंगे, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स पीआईओज, और जरूरत पड़े तो सहायक लोक सूचना अधिकारी यानी एपीआईओज भी नियुक्त किए जाएंगे। यही वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है आरटीआई आवेदन लेना
और समय पर जानकारी देना, ये उस विभाग के अंदर सूचना के आप कह सकते हैं द्वारपाल हैं। गेटकीपर्स। हाँ, गेटकीपर्स। फिर धारा 6 बताती है कि नागरिक सूचना मांगेगा कैसे। प्रोसेस को जानबूझकर सरल रखा गया है, लिखित में दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। एक तय फीस है, वो देनी होती है। हाँ, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके लिए फीस माफ है। और सबसे जरूरी बात, आपको कारण बताने की जरूरत नहीं है कि आप जानकारी क्यों मांग रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत। और यहाँ एक चीज है जो इस कानून को बहुत संजीदा बनाती है। धारा 7 ये समय सीमा तय करती है। टाइम लिमिट। आवेदन मिलने के 30 दिनों के अंदर जानकारी देनी होती है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, अगर मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता से जुड़ी है, हाँ, तो जानकारी 48 घंटों के अंदर देनी होगी। सिर्फ 48 घंटे? जी हाँ, सिर्फ 2 दिन। ये तो वाकई दिखाता है कि कानून बनाने वालों ने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को कितनी गंभीरता से लिया है। बिल्कुल। मतलब अगर कोई गैर कानूनी हिरासत में है या इलाज में कोई लापरवाही हुई तो जानकारी तुरंत मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन क्या हर तरह की जानकारी मांग सकते हैं या कुछ सीमाएं भी हैं? यहीं पर वो धारा 8 आती है ना, जो छूट एग्जेम्पशंस की बात करती है। हाँ, धारा 8 ये उन परिस्थितियों को बताती है जहां जानकारी देने से मना किया जा सकता है। ये एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश है। जैसे ऐसी जानकारी जिससे देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा या रणनीतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक हितों को नुकसान पहुंच सकता हो। या कोई जानकारी जो किसी विदेशी सरकार से भरोसे में मिली हो, या जिसके खुलासे से संसद या विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होता हो। व्यापारिक गोपनीयता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये भी इसमें आ सकती हैं अगर खुलासे से किसी के हितों को नुकसान हो। और निजी जानकारी जिसका किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई लेना देना ना हो और जिसके खुलासे से निजता का अनावश्यक हनन हो, उसे भी रोका जा सकता है। ये लिस्ट तो काफी लंबी लगती है और यहीं पर शायद पीआईओ और आवेदक के बीच तकरार भी होती होगी। बिल्कुल। धारा 8 अक्सर विवाद का केंद्र बनती है। कई बार अधिकारी इसका इस्तेमाल आप कह सकते हैं जानकारी रोकने के बहाने के तौर पर भी कर लेते हैं। यहीं पर फिर सूचना आयोगों की भूमिका अहम हो जाती है। वो तय करते हैं कि छूट का दावा जायज है या नहीं। अच्छा, और मान लीजिए जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति या संस्था से जुड़ी हो तो, जैसे मैंने किसी कंपनी के बारे में सरकार से जानकारी मांगी जो उस कंपनी ने सरकार को दी थी। उसके लिए धारा 11 है तीसरे पक्ष की सूचना, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। अगर पीआईओ को लगता है कि मांगी गई जानकारी किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है और उसे गोपनीय माना गया है, तो पीआईओ को उस तीसरे पक्ष को नोटिस भेजकर 10 दिनों के अंदर उनकी राय लेनी होती है। तीसरे पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। पीआईओ को उनकी राय को ध्यान में रखना होता है, लेकिन अंतिम फैसला पीआईओ का ही होता है। अच्छा, ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल जरूर है, पर ये तीसरे पक्ष के हितों की रक्षा भी करती हैं। और एक और बहुत काम का प्रावधान है, आपने बताया धारा 10 पृथक्करण, सेपरेबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मान लीजिए आपने एक दस्तावेज मांगा, हाँ। उसका कुछ हिस्सा धारा 8 के तहत छूट वाला है, लेकिन बाकी हिस्सा सामान्य जानकारी है। तो पीआईओ ये नहीं कह सकता कि मैं पूरा दस्तावेज नहीं दूंगा। उसे उस हिस्से को अलग करना होगा जिस पर छूट लागू होती है और बाकी की जानकारी आपको देनी होगी। अच्छा, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि थोड़ी सी गोपनीय जानकारी की वजह से बाकी सारी काम की जानकारी न रुक जाए। ये अधिकार को व्यवहारिक बनाता है। सही कहा। ये छोटी छोटी बातें ही कानून को असरदार बनाती हैं। तो ये तो हुई अधिकारों और दायित्वों की बात। लेकिन अगर पीआईओ जानकारी न दे या गलत दे या टाइम निकाल दे, तो नागरिक कहाँ जाए? यहाँ शायद सूचना आयोगों की भूमिका आती है, जिनका जिक्र अध्याय 3 और 4 में है। एकदम सही। अगर आरटीआई एक्ट एक गाड़ी है, तो सूचना आयोग उसके ड्राइवर और मैकेनिक दोनों हैं। अध्याय 3 बात करता है केंद्रीय सूचना आयोग के, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CIIC। ये धारा 12 से 14 तक है। धारा 12 इसके गठन के बारे में है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। 10 था। हाँ। धारा 13 इनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर होती है, कार्यकाल और सेवा शर्तों के बारे में बताती है। हाँ। और धारा 14 इन्हें हटाने की प्रक्रिया बताती है, जो कि आसान नहीं है।
CIC जो है वो केंद्र सरकार के अधीन जितने भी विभाग और संस्थाएं हैं उनसे संबंधित मामलों को देखता है। ओके। इसी तर्ज पर अध्याय IV राज्यों के लिए है, राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस, SIC। ये धारा 15 से 17 तक हर राज्य में एक SIC होता है। धारा 15 इसके गठन की बात करती है। धारा 16 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति जो राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर होती है, उनकी शर्तें, इन सब का ब्यौरा देती है। और धारा 17 उन्हें हटाने की प्रक्रिया बताती है। SIC राज्य सरकार के तहत आने वाले सभी दफ्तरों के मामलों को देखता है। इन आयोगों का मुख्य काम है दूसरी अपीलें सुनना, शिकायतों की जांच करना और अधिनियम का पालन हो रहा है या नहीं इसकी निगरानी करना। ये एक तरह से इस कानून के गार्डियन है, संरक्षक हैं। तो मतलब नागरिकों के पास शिकायत करने और अपील करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन इन आयोगों के पास ताकतें क्या हैं? मतलब पावर्स क्या हैं? और अगर कोई PIO जानबूझकर गड़बड़ी करे तो क्या उसे कोई सजा मिल सकती है? इसका जिक्र शायद अध्याय V में होगा। बिल्कुल। अध्याय V आयोगों की शक्तियों, अपील और दंड के बारे में है। धारा 18 से 20 यहीं पर कानून को असली दांत मिलते हैं। अच्छा। धारा 18 बताती है कि सूचना आयोगों के पास किसी मामले की जांच करते समय वही शक्तियां होंगी जो एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं। सिविल कोर्ट जैसी? मतलब वे किसी भी व्यक्ति को समन जारी करके बुला सकते हैं, किसी भी दस्तावेज को पेश करने का आदेश दे सकते हैं, शपथ पर गवाही ले सकते हैं। ये काफी मजबूत शक्तियां हैं। हाँ, ये तो हैं। और फिर आती है अपील की प्रक्रिया। धारा 19 में अगर कोई नागरिक PIO के फैसले से नाखुश है, मान लीजिए जानकारी नहीं मिली, अधूरी मिली, गलत मिली या 30 दिन या 48 घंटे में नहीं मिली, तो वो 30 दिनों के अंदर उसी विभाग में PIO से ऊंचे पद वाले अधिकारी के पास पहली अपील दायर कर सकता है। अच्छा, उसी डिपार्टमेंट में? हाँ, उसी डिपार्टमेंट में। उसे प्रथम अपीलीय अधिकारी कहते हैं। ओके। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। ओके। अगर नागरिक उस पहले अपील के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो उसके पास एक और मौका है। वो 90 दिनों के भीतर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग जो भी लागू हो उसके पास दूसरी अपील दायर कर सकता है। और आयोग का फैसला अंतिम और बाध्यकारी होता है। फाइनल। हाँ, फाइनल। हाँ। ये 2 स्तरीय अपील प्रक्रिया नागरिक को अपनी बात रखने का पूरा मौका देती है। और सबसे अहम सवाल, अगर ये साबित हो जाए कि PIO ने जानबूझकर जानकारी रोकी या गलत दी या आवेदन लेने से ही मना कर दिया, क्या उस पर कोई एक्शन हो सकता है? यहीं पर धारा 20 आती है, पेनाल्टी वाली। हाँ, धारा 20 बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आयोग जांच में पाता है कि PIO ने बिना किसी वाजिब कारण के आवेदन लेने से इनकार किया या तय समय में जानकारी नहीं दी या जानबूझकर गलत, अधूरी या भ्रामक जानकारी दी या जानकारी को नष्ट कर दिया या किसी भी तरह से बाधा डाली, तो आयोग उस PIO पर जुर्माना लगा सकता है। जुर्माना? कितना? ये जुर्माना 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगाया जाता है जब तक जानकारी नहीं दी जाती। हालांकि कुल जुर्माना 25,000 रुपये से ज्यादा नहीं हो सकता। 25,000 रुपये तक? जी, ये आर्थिक दंड PIOs को जिम्मेदार बनाने में मदद करता है। इतना ही नहीं, आयोग दोषी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए भी उसके विभाग को सिफारिश कर सकता है। हालांकि ये सवाल अक्सर उठता है कि क्या ये जुर्माना वाकई इतना बड़ा है कि अधिकारियों को डरा सके, और क्या इसका इस्तेमाल अक्सर होता है? फिर भी ये प्रावधान कम से कम कागज पर तो जवाबदेही तय करने की एक मजबूत कोशिश है। इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि आयोग कितनी सख्ती से इसे लागू करते हैं। सही बात है। अब हम आते हैं आखिरी अध्याय पर, अध्याय 6। इसमें कुछ विविध या मिले जुले प्रावधान हैं, मिसलेनियस प्रोविजंस। धारा 21 से 31 तक इसमें भी कुछ बहुत काम की बातें हैं शायद। बिल्कुल है। यहाँ कुछ धाराएं हैं जो इस कानून के प्रभाव को और स्पष्ट करती हैं। जैसे धारा 22, ये कहती है कि इस RTI अधिनियम के प्रावधान किसी भी अन्य मौजूदा कानून में लिखी किसी भी विपरीत बात पर हावी होंगे। हावी होंगे मतलब ओवरराइड करेंगे। आसान शब्दों में, अगर किसी दूसरे कानून में लिखा है कि फलां जानकारी गोपनीय है, लेकिन RTI एक्ट की धारा 8 के तहत वो छूट में नहीं आती, तो जानकारी देनी ही होगी। ये RTI एक्ट को एक तरह का सुपर कानून का दर्जा देता है।
ये तो बहुत शक्तिशाली प्रावधान है। मतलब वो जो पुराना ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट था, उसका डर दिखाकर जानकारी रोकी नहीं जा सकती जब तक कि आरटीआई एक्ट खुद इजाजत ना दे। बिल्कुल। लेकिन कुछ संस्थाओं को तो छूट दी गई है ना इसमें, इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह। हाँ, उसके लिए धारा 24 है। ये केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कुछ खुफिया और सुरक्षा संगठनों को इस अधिनियम के दायरे से काफी हद तक बाहर रखती है, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी वगैरह। इनकी एक लिस्ट है अधिनियम की दूसरी अनुसूची में। लेकिन यहाँ एक पेज है, जहां तक मुझे याद है, ये छूट पूरी तरह से नहीं है। सही कहा आपने, ये छूट एब्सोल्यूट नहीं है। अगर मामला भ्रष्टाचार के आरोपों या मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा है तो इन संगठनों को भी जानकारी देनी पड़ती है। हालांकि ऐसी जानकारी भी सूचना आयोग की मंजूरी के बाद ही मिलती है, तो संतुलन यहाँ भी बनाने की कोशिश की गई है। अच्छा। और राज्य विधानमंडलों के सामने रखना होगा। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि साल भर में कितने आवेदन आए, कितनी अपीलें सुनी गईं, क्या ट्रेंड्स रहें, क्या दिक्कतें आईं। ये खुद आरटीआई सिस्टम की पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। ये भी अच्छा है। और धारा 26 भी महत्वपूर्ण है। ये केंद्र और राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी डालती है कि वे जनता को इस कानून के बारे में एजुकेट करें और अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाएं। आखिर कानून तभी सफल होगा जब लोग इसके बारे में जानेंगे और अधिकारी इसे लागू करना सीखेंगे। सही बात है। और अंत में धारा 30 ने वो जो पुराना कमजोर सा सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 था, उसे निरस्त कर दिया, हटा दिया, क्योंकि ये नया आरटीआई एक्ट उससे कहीं ज्यादा मजबूत और व्यापक था। जी हाँ, वाकई ये तो काफी विस्तृत और सोचा समझा कानून लगता है। अगर हम पूरी बातचीत को समेटे तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? पहला, ये हर नागरिक को सूचना पाने का एक कानूनी हक देता है, जी फंडामेंटल राइट जैसा। हाँ, दूसरा, जानकारी देने के लिए सख्त टाइम लिमिट है, नॉर्मली 30 दिन, और जीवन स्वतंत्रता के मामले में सिर्फ 48 घंटे। बिल्कुल। तीसरा, हर सरकारी विभाग में पीआईओ जिम्मेदार हैं जानकारी देने के लिए। जी चौथा, जानबूझकर जानकारी रोकने या गलत देने पर पीआईओ पर भारी जुर्माना लग सकता है, 25,000 तक। सही। पांचवी, शिकायतों और अपीलों के लिए स्वतंत्र केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग हैं। और छठी, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कुछ मामलों में छूट है, लेकिन वो छूट भी लिमिटेड है, खासकर भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन में नहीं। एकदम सही। तो ये सब जानने के बाद इसका निचोड़ क्या है, इसका मतलब क्या है? मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक कानून का दस्तावेज नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र में आम नागरिक के हाथ में दिया गया एक औजार है, एक टूल है। ये वो जो सोच थी ना, हम सरकार हैं, उसको चुनौती देता है और कहता है कि सरकार हमारे लिए है और हमें जानने का हक है। ये पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करने का एक जरिया है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये नागरिक सशक्तिकरण का प्रतीक है। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है, जिसका इशारा हमारे स्रोत भी करते हैं। कानून बनाना एक बात है, पर उसका जमीन पर असर होना दूसरी। आरटीआई का असली प्रभाव इस बात पर टिका है कि नागरिक कितने जागरूक हैं, कितने एक्टिव हैं और कितनी हिम्मत से इसका इस्तेमाल करते हैं। बिना लोगों की भागीदारी के सबसे अच्छा कानून भी, आप कह सकते हैं, कागजी शेर बनकर रह सकता है। ये बात तो है। और एक निरंतर चुनौती है वो जो धारा 8 में छूट दी गई है, उसका सही संतुलन कैसे साधा जाए। कहाँ पारदर्शिता खत्म होती है और कहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा या निजता का जायज दावा शुरू होता है। ये एक बहुत महीन रेखा है जिस पर हमेशा बहस चलती रहेगी। इस संतुलन को बनाए रखना और कानून के दुरुपयोग को रोकना, ये सुनिश्चित करना होगा कि आरटीआई अपने मूल उद्देश्य से न भटके। ये एक सतत प्रक्रिया है। बहुत खूब कहा आपने। ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि कानून के साथ साथ नागरिक चेतना और जो संस्थागत ईमानदारी है वो कितनी जरूरी है। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली हो।